हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट पूजा लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 268 नंबर क्वेश्चन से। कल की क्लास में हम लोग 267 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। तो पहला क्वेश्चन है, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, कैल्शियम जल के साथ कम प्रचलन अभिक्रिया करता है तथा कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुले जो होती है वह कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु समायनत यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है, तो कौन सा अम्ल जो है जो धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन नहीं देता है, तो वह हाइड्रोजन नाइट्रेट है। लेकिन यदि यह मैग्नीशियम और मैंगनीज से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन देता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन चलते चलते आज थोड़ा फास्ट में रिवीजन करते हैं और इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 4 दिन से हम लोग यही चैप्टर पर यही बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, आज ख़त्म कर डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये यू जो होता है वो होता है गोल्ड, ये जी सिल्वर, पी से प्लेटिनियम। तो यह पीटी से प्लेटिनियम यह क्या होती है? तो प्रकृति में पाया जाता है, जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्त अवस्था में पाए जाने प्रकृति में कौन कौन पाया जाता है? तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया। कॉपर को वायु में खुला रखा जाए या अपनी भूरी स्तर को खोकर हरे रंग के परत किसके निर्माण के कारण होता है? तो कॉपर को हरा रंग में होना किसके कारण से होता है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। कौन सा धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा धातु गलित अवस्था में, ऐसा कौन सा धातु है जो गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। कौन धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो उनके क्लोराइडों के। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा यानी कि मिस प्रिंट हुआ होगा, थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए आगे देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट में चलते हैं। मिश्र धातु ऐसे क्या है? तो मिश्र धातु जो ऐसे एक प्रकार की समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा बनाता है? एल्युमिनियम बनाता है, जिंक बनाता है, शीशा पीबी से शीशा हो गया, एसएन से टीन हो गया। निकेल अथवा प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनना किसका उदाहरण है? तो संकलन अभिक्रिया के उदाहरण है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वनस्पति तेल से घी बनना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। साबुन जो ऐसे क्या है? तो साबुन के एक अणु में होता है। तो साबुन के जलरागी शीर्ष होता है, एक अणु में जलरागी शीर्ष होता है और जिलबरागी पूंछ होता है। ध्यान रखिएगा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके 2 उत्पाद बनाता है। एक होता है सोडियम एथॉक्साइड और दूसरा होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वह इथाइन है। अष्टक नियम जो इसे 1863 में किसने खोजा था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1863 में अष्टक का नियम जो इसे न्यूटन ने दिया था और यह सारणी जो था 196 तक थोरियम तक समाप्त था, यानी थोरियम पर समाप्त था। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन का नियम कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में दिया, जबकि यह जर्मन पत्रिका में कब छपा था? तो 1871 में छपा। उस समय तत्व की संख्या कितना था? तो 63 था। किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? तो कवक वर्ग के जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं। अगला जो क्रम देख रहे हैं, मानव विहार नाल का सही क्रम तो क्या है? सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, गर्सनी में जाता है, उसके बाद गर्सिका में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होती है? तो छोटी आंत में होती है। और पाचन शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से शुरुआत होती है।
जाती है। आमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण से, तो श्लेष्मा के कारण से। यकृत पित्त स्राव करता है जो पित्ताशय में जमा होता है तथा छोटी आंत में आकर मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत जो से पित्त स्राव करता है, यानी पित्तरस का निर्माण पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। और पित्त कहाँ पे जमा हो जाता है, तो पित्ताशय में हो जाता है। और कहाँ आकर मिलता है, तो छोटी आंत में आकर मिलता है। ठीक है। आंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रभाव होता है। तो आंता यानी कि श्वसन जब अंदर करते हैं तो बोलता है कि आंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रभाव जो होती है कैसे होता है, सबसे पहले नसादार यानी नसादार से, उसके बाद कहाँ पे जाती है, गर्सनी में। गर्सनी से बाद श्वास नली जो जाती है यानी श्वसन लेने का जिसे बोलते हैं कंठ, तो कंठ के बाद जाता है श्वास नली में, उसके बाद पहुँच जाता है अलवोली में। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। श्वसन के दौरान तो अलवोली जो होता है, सबसे पहले ये समझिए कि श्वास नली का क्या था कि सबसे पहले नसादार में जाता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, कंठ में जाता है, श्वास नली में जाता है और फिर कुपिकाएँ में चली जाती है। तो श्वसन के दौरान जो होती है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय जो होता है वह किस में होती है, तो अलवेली में होती है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो एकल परिसंचरण तंत्र हिप्पोकैम्पस एक्जेसिटक और एनाबस में क्या पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है, ध्यान रखिएगा। तो विकिरिक का इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जल से आता है, H2O से। जंतु में संचित ऊर्जा जो होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है तथा पौधे में ऊर्जा जो संचित होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में रंध्र घुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करती है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग दिशा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूरॉन में क्या होता है, तो विद्युत आवेग दिशा होता है, जैसे कि डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका, उसके बाद एक्सोन, उसके बाद एक्सोन छोर। अब देखते हैं न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में क्या बदलता है। तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत को यानी कि कहाँ बदलता है, जो चेंज करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में कहाँ चेंज करता है, तो एक्सोन को छोर पर करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप के संगठक का सही क्रम क्या है। तो प्रतिवर्ती चाप के संगठन का सही क्रम जो है, सबसे पहले ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद पेशी। अब देखते हैं मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है, ध्यान रखिएगा। पौधे में एब्सिविक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होती है, तो एब्सिविक अम्ल का मुख्य कार्य जो होती है जैसे कि वृद्धि को संदर्भित करना यानी कि रोकना। तो पौधों में एब्सिविक अम्ल की काम वही होती है कि वृद्धि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन जो होता है सो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। पुष्प में लैंगिक जनन की सही पराक्रम क्या है, यानी कि पुष्प में लैंगिक जनन जो होती है सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या होती है, परागन होती है, परागन के बाद निषेचन होती है, निषेचन के बाद भ्रूण के यानी कि भ्रूण बनता है, उसके बाद नवोद्भिद का निर्माण हो जाता है। प्लेनेरिया में द्विखंडन एवं प्लाज्मोडियम में होता है। तो प्लेनेरिया में जो होती है सो द्विविखंडन यानी कि द्विविखंडन होती है, लेकिन प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, बहुविखंडन होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेनेरिया में कैसा विखंडन होता है, तो द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होती है। राइजोपोस में ऊन नालिकार सूत्र जैसी संरचना जिस पर बीजाणु धमनियाँ होती है वह क्या कहलाता है, तो राइजोपोस में ऊन नालिकार सूत्र जैसी संरचना का, ऊन नालिकार सूत्र जैसी संरचना का जिस पर बीजाणु धमनियाँ होती है वह क्या कहलाती है, तो वह हाइपे कहलाती है।
पराग नली की लंबाई किनके बीच की दूरी होती है? तो पराग नली की लंबाई जो होती है सो किनके बीच की दूरी होती है? तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच की दूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि पराग नली की लंबाई जो होती है सो किनके बीच की दूरी होती है? तो वर्तिकाग्र जो फूल का जो भाग होती है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर, ठीक है, परागकण और बीज के ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच होती है। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि किशोर व्यवस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होती है। तो किशोर व्यवस्था में लड़कों में लैंगिक, जैसे कि किशोर व्यवस्था में जैसे जैसे लड़का लोग मतलब उम्र ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, 14 साल का होने लगता है, आवाज़ का भारी होने लगता है, तब पता चलने लगता है कि इसका जैसे बालपन से किशोरावस्था होते जा रहा है। स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है वह क्या कहलाता है? तो स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है उसे रजोधर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन में शुक्राणु का परिवहन होता है। तो जनन में शुक्राणु का जो परिवहन होता है सबसे पहले विरसन से आता है, विरसन से शुक्रवाहिका में शुक्रवाहक यानी कि विरसन से यानी कि जनन में शुक्राणु का जैसे शुक्राणु का परिवहन जो होता है सबसे पहले विरसन यानी कि वही निर्माण होती है, उसके बाद शुक्रवाहक में जाता है, शुक्रवाहक से मूत्र मार्ग में चला जाता है, उसके मूत्र मार्ग में चले जाता है। मेडल के F1 के बीच क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि मेडल ने जैसे चूज किया था F1 और F2 जो नाम रखा था, तो मेडल के F1 के बीच जो था सो गोल और पीले था। ध्यान रखिएगा गुणसूत्र में आकार जो होती है किसका बड़ा होती है? तो जिस गुणसूत्र X का जो आकार जो होती है वह बड़ा होती है, वायु का छोटा होता है। नए स्पीसीज का निर्माण होता है। तो डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण नए स्पीसीज का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात जो है वह कितना होता है? तो 3:1 होता है। ध्यान रखिएगा F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात जो होता है वह 3:1 होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। समजात अंग की उत्पत्ति जो थी समान एवं संरचनाकार एवं कार्य जो से क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। तो समजात अंग की उत्पत्ति जो होती है समान एवं संरचना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समजात अंग की उत्पत्ति समान एवं संरचना एवं कार्य जो होती है सो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि घोड़ा का पैर हो गया और मानव का हाथ हो गया। तो समजात अंग है कि इसमें क्या हो गया? समजात अंग की उत्पत्ति जो हो गया से कैसा हो गया? समान हो गया। घोड़ा का पैर हो गया और मानव का हाथ हो गया। उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य जो से क्या अलग अलग है। समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग होती है, यानी कि समरूप अंग जो होती है समजात अंग होता है और एक समरूप अंग होता है। तो समरूप अंग की उत्पत्ति जो है यानी कि अलग अलग है लेकिन कार्य समान है। जैसे कि पंछी एवं चमगादड़ दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन दोनों का कार्य क्या है? उड़ने वाला। तो ये हो गया समरूप अंग, यानी कि तो ये क्या हो गया? एक समजात श्रेणी समजात आता है, एक समरूप आता है। तो समरूप में होता है कि अंग की उत्पत्ति जो होती है सो अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होती है। और समजात श्रेणी में क्या होती है? तो समजात में अंग की उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य जो होती है सो अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग की उत्पत्ति तो बता चुके हैं, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतरण प्रकाश पुंज बनता है? तो किसमें? बिंदु स्रोत से। तो बिंदु स्रोत से ध्यान रखिएगा कि किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतरण जो होती है प्रकाश पुंज बनता है। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस से प्रकाश पुंज बनता है। तो किस बिंदु स्रोत से? तो किस बिंदु स्रोत से? तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के स्रोत से आपतित प्रकाश का समांतरण प्रकाश पुंज बनता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश यानी कि आपतित प्रकाश का समांतरण प्रकाश पुंज बनता है? तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का यानी कि दर्पण का आवर्धन जो होता है सो कैसा होता है? तो वाहन में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उसका आवर्धन जो होता है
सो 1 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। दूरस्तर ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यानी कि दूर स्तर में ऊंचे भवन की पूरी लंबाई देखा जा सकता है, यानी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो कैसा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा और समतल दर्पण। तो दूरस्तर ऊंचे भवन की पूरी लंबाई को, यानी कि दूर जो कि दूर है, यानी जो ऊंचे भवन है जो दूर है, उसका पूरी लंबाई का प्रतिबिंब जो से देखा जा सकता है, तो वो दर्पण कैसा होगा? तो वह दर्पण जो होगा सो अवतल दर्पण होगा और तो समतल दर्पण होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब जो होती है अधिक छोटा होती है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब अधिक छोटा होता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का किसी बीम का प्रतिबिंब जो होता है अधिक छोटा होता है, तो अनंत पर वो अवतल दर्पण का बीम का प्रतिबिंब जो होती है सो वह बहुत छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा भी और अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस के द्वारा भी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा अनंत पर स्थित, यानी कि अनंत पर स्थित जिसे देख नहीं सकते, अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब जो होती है अधिक छोटा होता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों के द्वारा। कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सका, परंतु श्याम पाठ पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि? तो अब ध्यान रखिएगा कि कक्षा में पीछे बैठा कोई लड़का है, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ पाया, लेकिन वहाँ पे जो लिखा हुआ है श्याम पाठ पर उसे पढ़ लिया, क्योंकि? तो लड़का का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। तो लड़का का नेत्र का जो निकट बिंदु है, यानी कि नज़दीक वाला बिंदु जो है सो दूर चल गया है, यानी कि वह नज़दीक वाला नहीं देख पाया और दूर वाला क्या किया? वो देख लिया। तो नज़दीक वाला नहीं देख पाया तो उसे निकट दृष्टि हो गया है, और यदि वह दूर वाला नहीं देख पाता तो उसे दूर दृष्टि हो जाता। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आज थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। दोपहर के समय सूरज सफ़ेद प्रतीत होता है, क्योंकि? तो दोपहर के समय सूरज जो होता है सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष बनने में सब क्या क्या होता है। तो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का पहले अपवर्तन होता है, फिर विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परिवर्तन होता है और फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। स्वच्छ आकाश जो होती है नीला प्रतीत होता है, क्योंकि? तो वायुमंडलीय द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश के तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश जो होती है सो नीला प्रतीत होती है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश परिकीर्णन होती है, तो नेत्र में प्रकाश का अधिकांश परिकीर्णन होता है, तो स्वच्छ मंडल यानी कहाँ पे होता है? तो स्वच्छ पूछागा कि नेत्र में प्रकाश का अधिकांश परिकीर्णन होता है, तो स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में यदि वृद्धि होती है तब नेत्र की पेशियां जो होती है सो क्या होती है? शिथिल एवं पतला हो जाती है। ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, तो केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत शक्ति के मात्रक को हम लोग व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एसी जो है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलता है।
तो विभक्त जो है यानी कि AC जनित्र को DC जनित्र में बदलता है तो विभक्त वलय इसे बदलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AC जनित्र को DC जनित्र में बदलना क्या कहलाता है, यानी कि बदलता है तो कौन बदलता है, विभक्त वलय बदलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि AC जनित्र को DC जनित्र में बदलता है कौन, विभक्त वलय। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर क्या होती है, तो बाहर सेकेंडरीय वृत्त होता है। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा होती है और एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो इसे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। फिर देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन जो है वह क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। अब देखते हैं ऊर्जा का अंतरिम स्रोत जो इसे क्या है, तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा के कारण क्या होती है, महासागरों में भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर आती है जो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो सौर कुकर का कांच का सीट जो होती है, कांच का सीट भाग जो होती है पौधे, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, तो कांच का सीट होता है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है। तो पवन चक्की जो होती है उसमें उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करती है, वह पवन की गति पर करता है। तालाब जैसे हो गया तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र जो हो गया प्राकृतिक परितंत्र एवं खेत जैसे कि बगीचा आदि उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन हो गया, समुद्र हो गया, यह सब क्या है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। पारितंत्र में शामिल होता है तो सभी सजीव एवं निर्जीव पारितंत्र में शामिल होता है। सूर्य से पौधा सिर्फ 1% ऊर्जा ले पाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से पौधा 1% ऊर्जा ले पाता है, जबकि आगे सभी जीव 10% ऊर्जा ग्रहण करता है। यह नियम किसने दिया था, तो लैंडमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्न पोषी स्तर में ऊर्जा। तो निम्न पोषी स्तर जैसे पौधा में ऊर्जा जो होती है वह अधिक होती है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वह हमेशा एक दिशीय होती है, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रावेट यानी कि अल्ट्रावेट जो होती है यूवी किरणें से मानव पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा पर कैंसर फैलाती है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कौन बदलता है, तो अपघटक बदलता है। विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन वन है जिससे सबसे तेजी से घट रही है। अब 3R, तो 3R मतलब क्या है, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज मतलब कम उपयोग, रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकल मतलब उसको फिर से उपयोग करना, और रीयूज मतलब जैसे बोलते हैं ना, रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण, यानी फिर से उसी को बार बार चक्रण करना, और रीयूज मतलब होता है दोबारा उत्पन्न करना। GAP क्या है, तो GAP जो है गंगा एक्शन प्लान है। तो इस तरह से हम लोग 344 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला आप लोग को कमेंट करके बताइए कि किस बुक पर वीडियो चाहिए, मैं उस बुक पर बनाऊंगा।